Hi guys, it's me Munib Bhatt and you're watching Rewind with Samina Pirzada. If you like the video, do subscribe the channel. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मैंने आज मधु किया है मुनीब भट्ट को। सेट पर तो वो बहुत ही शरारती बट केयरिंग, वेरी केयरिंग इंसान है। खूब स्पॉइल करते हैं, चीज़ें मंगाते हैं, खूब पार्टी होती है। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है। आज भी वो वैसे ही हैं, ये जानेंगे। आइए मिलते हैं भट्ट साहब से। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। Thank you. जी आया नू। Thank you, mashallah. You have a wonderful set and I've always watched your shows. They're amazing. And अच्छा, मज़ा आ I'm रहा है? excited. नो थैंक यू। और सबसे पहले तो शुक्रिया तो बाद में, पहले तो मुबारकबाद। हाँ, शादी की मुबारक हो। अब तो काफ़ी माशाल्लाह से 5 महीने हो गए मुबारकबाद समेटते समेटते, लोगों से प्यार लेते लेते। अल्लाह करे कि सारी ज़िंदगी रहे ये, इंशाल्लाह। इसी तरह लोग आए और आके मुबारकबाद दें। मैं समटाइम्स आई फील सो ब्लेस्ड कि जितने भी लोग हम फैन से भी मिलते हैं या लोगों से मिलते हैं तो लोग इतना प्यार देते हैं और इतनी मुबारकबाद देते हैं कि आप मुबारक, आपको शादी है ना, दुआएं चाहिए होती हैं, है ना, दुआओं की। है ना, लंबी हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारने के लिए दुआएं चाहिए होती हैं। बिल्कुल और दुआएं तो मिलती रहनी चाहिए। और अल्लाह करे हनीमून भी कभी ख़त्म ना हो। है ना। तुमने सोचा था इतनी लंबी शादी होगी? यार आई नो कि ये सवाल ज़रूर होगा। असल में हुआ ये था कि हमारी शादी इतनी लंबी नहीं है। अगर आप उसको देखें उतने ही इवेंट्स हैं जितने इवेंट्स यूजुअली सब करते हैं। माइयों, मेहंदी, शादी एंड वलीमा। उससे पहले हुआ ये कि एक मेरे माइंड में प्लान था कि यार मैं एक पार्टी जो है ना, मैं सिर्फ अपने जो मेरे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं ना, मैं उनके लिए करूँगा। मेरे सारे दोस्त जो एक्टर्स हैं और इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, एक मैंने उनके लिए एक एक्स्ट्रा इवेंट ऐड किया। एक ऐसे ही करते करते एमन की बर्थडे थी 20 नवंबर को, तो वो एक बर्थडे पार्टी ऐड हो गई उसके अंदर। फिर हमारा निकाह था, वो ऐड हो गया। तो वो करते करते वो कुछ 6 इवेंट्स बन गए। तो एमन ने अलग अपना माइयों किया, मैंने अलग अपना माइयों किया। तो वो लॉलीवुड नाइट, फिर निकाह नाइट, और उसके बाद मेरा माइयों, एमन का माइयों, मेहंदी, शादी और वलीमा, 7 इवेंट्स। ये वेडिंग प्लानर कौन था जिसने इतने सारे इवेंट करा दिए? ये मैं नो किडिंग। क्योंकि मुझे हमेशा से जो है ना, मतलब शादी का बहुत शौक था। तो तो मेरे दिमाग में एक इमेज थी शादी की। यार जब मेरी शादी होगी तो मतलब एक ग्रैंड शादी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे अब्बू की, जब मैं शादी की वीडियोस देखता था, मेरे अब्बू की जब शादी हुई थी तो वो अपनी फैमिली में सबसे ग्रैंड हुई थी। तो घोड़े पे आए थे वो। हाँ जी, बग्गी पे। तो जब मैं अब अब्बू की शादी की, बचपन में अब्बू ने दिखाई, यार जी देख लो तुम्हारे अम्मी अब्बू की शादी हो रही है, शादी के एल्बम्स मैंने देखे। तो वो बचपन से मेरे दिमाग में था, यार जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अब्बू की शादी से भी ग्रैंड शादी करूंगा। तो ये ख्वाब देखते थे, कोई और ख्वाब नहीं नहीं, देखते ख्वाब थे? तो और भी देखता था। ख्वाब तो और भी देखता था, लेकिन शादी से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि यार शादी करूंगा तो बहुत अच्छे धूमधाम से शादी करूंगा। सो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब 3 दिन में शादी खत्म हो जाए, 4 दिन में पता नहीं चलता। आजकल हो रहा है, शादी होती है, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन मेरा ये था कि यार मैंने जो है ना वो शादी मतलब ऐसी करनी है कि 1 हफ्ते तक मेरी शादी चलती रहे और मैं एंजॉय करता रहूँ, और मेरे घर में लाइट्स लगी रहे और डांस चलते रहे, सब मेहमान आते रहे। अपनी शादी प्लान की थी या एमन की साइड की भी? सारी नहीं, एमन की अच्छा, एमन भी, उसकी अपनी पर्सनैलिटी भी ऐसी ही है, लाउड, वाइब्रेंट, हैपनिंग किस्म की। तो उसका भी यही था। उनके घर की पहली शादी थी और हमारे घर की आखिरी शादी थी, क्योंकि मेरे दोनों जो छोटे भाई बहन हैं वो मैरिड हैं। और तो सबसे बड़े हो? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ और दोनों छोटे भाई बहन की शादी हो गई, बच्चे भी हैं उनके। एंड इतने साल क्यों लगाए फिर? मैं नहीं, छोटी बहन मुझसे 2 साल छोटी थी, उसकी शादी हुई तो आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम एंड माई यंगर ब्रदर वॉज 22। सो हम, अब अम्मी हमारी अकेली हो गई थी घर में, तो हमें एक चाहिए थी। एक मेरी बहन है और एक मेरा भाई है, तो अम्मी को एक कोई पार्टनर चाहिए था। तो सबसे पहले अब्बू ने मुझसे पूछा, बट आई वॉज 23 और उस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रहा था। मतलब मेरी लास्ट सेमेस्टर चल रहा था स्टडीज़ का, मैं स्ट्रगल कर रहा था इंडस्ट्री में, ऑडिशंस दे रहा था उस टाइम पे। तो अब्बू ने मुझसे पूछा एट दैट टाइम, मैंने बोला नहीं, अभी तो मेरे लिए अर्ली हो जाएगा। तो वो छोटा भाई मेरा जो है वो अब्बू के बिज़नेस हमारा संभालता है साथ, तो उसने बोला मैं कर लूँगा।
तो उसने कर ली। Oh, how sweet. Yeah, he was 22 at that time. उसने कहा कोई गल नहीं, मैं मेरी शादी कर दे। हाँ, क्योंकि वो बिजनेस और उसकी देख उसने रहा कोई था। लड़की पसंद की भी होगी। नहीं नहीं, उसकी भी अरेंज मैरिज थी। उसकी भी? जी, आपकी अरेंज मैरिज? उसकी भी छोटी बहन की। अच्छा, जी जी, तो उसकी अरेंज उस पर तो हम अभी आते हैं ना, मैं ये सारी बातें पता करूंगी। अच्छा, बट दिस वाज ब्यूटीफुल, है ना? इतने लोगों को तुमने एंटरटेन किया, इतने लोगों से दुआएं समेटी, इतने लोगों को तुमने Instagram शामिल किया, यू जी, नो, तो शामिल रहे लोग सारे। मैंने खुद शामिल नहीं किया, मैं आपको बेस्ट बताऊं। वो हुआ इस तरह से ये कि अब जितने भी दोस्त मेरे आ रहे थे वो सब अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाल रहे थे। उसके अलावा बहुत सारे ब्लॉगर्स जो कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं तो वो भी आ रहे थे, और बहुत सारे सोशल मीडिया के पेजेस जो है वो कंटेंट जो है वो अपने पास से अपलोड कर रहे थे। तो वो होता ये था, तो ये प्लान, सोशल मीडिया की प्लान कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ मुझे तो पता भी नहीं, मतलब जब मैं दूल्हा बना हुआ और सबसे जो पहला हमारा इवेंट था निकाह वाला, तो अब मेरा निकाह हुआ है, निकाह होके मैं जो हूँ वो इमन के घर के हैं और हम रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं। तो फ़ोन मेरे दोस्त के पास है, मैंने ज़रा चेक तो करूँ क्या अपडेट है। मैंने चेक किया है और मैं देख रहा हूँ मैं इतना हर जगह मैंने ये पिक्चर्स किसने अपलोड किए हैं। तो पता चला जो फ्रेंड्स आए हुए थे, जो निकाह के मेरे फ्रेंड्स थे, जो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपडेट कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पे जो दूसरे पेजेस हैं उन्होंने उनके प्रोफाइल से कंटेंट जो है वो लेके और अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट, रीपोस्ट, शेयर किया। मगर तुम लोग बहुत एक्टिव हो सेट पर भी। बेकसूर के सेट पे तुम लोग बहुत एक्टिव थे सोशल मीडिया पे। हम एक्टिव थे तो हमारे फ्रेंड्स भी एक्टिव थे, तो वो ज़्यादा एक्टिव हो गए फिर निकाह वाले दिन। तो इस तरह हुआ, जो मैंने देखा तो मैंने यार इतनी सारी वो सब चीज़ों में ये सब किसने किया है। तो फिर पता चला। और तो जो नेगेटिविटी थी उसको कैसे हैंडल किया कि लोगों ने कहा इतनी एफ्लुएंट और इतनी, मैं आपको बताता हूँ, है ना, देखें इसके अंदर मेरी एक्स्ट्रावेगेंट और पता नहीं क्या क्या। हाँ, मुझे बहुत से लोगों ने इसको बुरा समझा, लेकिन मैं उन लोगों को बुरा नहीं समझता, क्योंकि हर इंडिविजुअल के अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो मैंने लोगों को जज करना ही छोड़ दिया, क्योंकि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। सही है, जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा मैं उनको भी बुरा नहीं समझता, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी प्रेफरेंस, उनको शायद नहीं अच्छा लगा, लेकिन जिन लोगों को अच्छा लगा उनकी भी अपनी लाइफ है। बट जो बैश कर रहे थे, एक दफ़ा मुझे चीज़ बुरी लगी कि यार आपने जो है वो इतने पैसे आप शादी पे आपने लगा दिए और इससे आप जो है वो लोगों की हेल्प कर सकते थे। तो मैंने सिर्फ एक रिप्लाई किया था, वो ये मैंने उसको कहा था, एक लड़की थी, उसको मैंने कहा था कि आपको नहीं पता कि हम क्या चैरिटी करते हैं, और मैं सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करता कि जितने पैसे मैं जो है वो चैरिटी में करता हूँ, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता। तो जो पैसे मैं अपनी शादी पे खर्च कर रहा हूँ उससे ज़्यादा पैसे मैं अपनी चैरिटी पे भी खर्च कर चुका हूँ, करता आया हूँ। तो मतलब वो चीज़ मैं पोस्ट नहीं करता। अगर मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि यार मेरी शादी में अच्छे तरीके से करूँ, या मैं अपनी शादी में यादगार हो और मैं एंजॉय करूँ अपनी शादी में, तो मेरी खुशी है ये। तो मुझे अपनी खुशी को जो है वो किसी और की जजमेंट की वजह से तो मैं उसको नहीं कॉम्प्रोमाइज करूँगा। सब नेवर एंडिंग पार्टी थी फिर, वाज इट एवरीडे? अभी भी है, मतलब अभी भी अगर मुझे कोई मैं तो अभी एमन से कह रहा था, एमन कितना टाइम हो गया, 5 महीने हो गए, बस 7 महीने रह गए, फिर एनिवर्सरी की पार्टी थ्रो करेंगे। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मुझे लोगों को जमा करना, लोगों को खिलाना, उनके साथ घूमना, उनको एक जगह जमा करके कोई पार्टी थ्रो करना, मुझे अच्छा लगता है लोगों को गैदर करना। तो अगर मैं करता हूँ, अगर मैं इवेंट्स करता हूँ, मैंने बहुत सारे, अभी भी मैं करूँगा थोड़े दिनों में, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इवेंट प्लानर क्यों नहीं बन गए? एक्टर बन गया। क्यों साइड में कर रहा है? आई नो समबडी दैट आई नो कि वो एक्टर भी हैं। और इवेंट प्लानिंग जो है ना एक बड़ी हेक्टिक जॉब होती है, और ये मुझे पता है कि मैंने अपने कैसे इवेंट्स मैनेज किए थे। उसमें मेरे अब्बू का उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया, मेरे अब्बू ने, मेरे भाई ने, उन दोनों की बहुत मेहनत थी मेरी शादी के अंदर। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो दूल्हा था, मुझे तो इतना चीज़ों का पता ही नहीं था। अब मैंने तो नहीं खाने वाले से बात करी ना, हाँ जी क्या बन रहा है, ये सब मेरे अब्बू और मेरा जो छोटा भाई है उनकी जो दौड़े लगी है ना, मुझे पता है। मैं तो सो के उठता था, मैं तो दूल्हा था। और अम्मी का क्या रोल था? अम्मी सारी मैनेजमेंट अम्मी की थी। अम्मी मेन्यू डिसाइड, हम सब शादी से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हम रोज़ बैठना शुरू हो गए थे। और जब सब अब्बू फ्री हो के आते थे, मैं फ्री हो के आता था शूट से, तो सब बैठते थे, आओ भाई प्लान करते हैं, हाँ जी क्या करना है, मेहंदी में क्या मेन्यू होगा, मीठे में क्या मेन्यू होगा। तो ये सब हम प्लान करते थे और इसको एग्जीक्यूट फिर जो है मेरे अब्बू रोज करा। हमें हम बैठते थे, हमें बस बहुत मज़ा आता था। हमारी फैमिली जो है, हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। मतलब हम वो लोग हैं, हमारी फैमिली ऐसी फैमिली है कि अगर
अगर किसी के अच्छे ग्रेड्स आ गए तो हम दावत रख लेंगे, अगर हमारे कोई किसी की छोटी सी भी खुशी आ गई तो हम उसमें दावत रख लेंगे, क्योंकि हम इंजॉय करते हैं। तो घर में बनता है खाना या बाहर जाते हो? पहले घर में बनता था, लेकिन अब बाहर से आना शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो ये तो हम और बातें करेंगे ना इसके बारे में। पहले बचपन की तरफ जाते हैं। तुम सबसे बड़े हो, जी कराची में पैदा हुए, जी। बहन भी और भाई भी सब कराची में। अब्बू क्या करते थे? अब्बू जब अब्बू जो थे मेरे हैं, वो हमारा बिजनेस है, अब हमारा GTC है, जनरल ट्रेडिंग कंपनी। उस अच्छा। टाइम पे अब्बू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जब मैं पैदा हुआ, तो अब्बू का बिजनेस था। आई थिंक उस टाइम पे रेडियो चलता था, 92 में मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो उस टाइम पे रेडियो का काम करते थे। उसके बाद फिर VCR आया, तो फिर VCR का काम करते थे। उसके बाद फिर डिश आई, तो डिश पे चले गए। इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली अच्छा, हमारा जो ओके। बिजनेस और था। अम्मी? और अम्मी मेरी हाउस वाइफ है अच्छा। हमेशा से। जी। And what an amazing housewife, huh? Because I can see अम्मी ने कि हमें बिल्कुल इतना हमें प्यार से, शुरू में तो अम्मी ने बहुत मारा मुझे इतना। हाँ, अम्मी से मैं इतना डरता था। अम्मी बड़ा जो है ना सख्त रोबदार थी, थी। क्योंकि मैं शरारती बहुत था। मतलब आपको कैसे बताऊँ, अगर एक शरारती बच्चा होता है ना, उसको आपको समझाने के लिए, उसको तरबियत, उसकी तमीज़ सिखाने के लिए उसको थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो अम्मी शुरू में तो बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरे साथ, क्योंकि मैं इतना शरारती था। छोटी छोटी इतनी मैंने जो है ना वो शरारतें की हैं बचपन में। और किस तरह की शरारतें की हैं? मतलब साइकिल चलाई है? अभी मैं आपको बताता हूँ एक शरारत। एक हमारे दरख्तों पे चढ़े हो? कंपाउंड में, मैं आपको बताता हूँ, हमारे कंपाउंड में दरख्तों पे नहीं चढ़ा। दरख्त पे कभी नहीं चढ़ा हमारे कंपाउंड में। जब कभी अम्मी ने आवाज नहीं दी नीचे आओ तो बताऊंगी मैं तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं दरख्त हुआ? पे कभी मैं नहीं चढ़ा। एक हमारे गली में एक लड़का रहता था, वो बेचारा 4 बहनों का इकलौता है। आपको शरारत बता रहा हूँ। 4 बहनों का वो इकलौता भाई था, और मोस्ट लव्ड अपना बच्चा था अपने घर का। अब वो बकरीद के दिन थे, चांद रात थे, तो मैं छोटा था, मैंने उससे गले में रस्सी बांधी। मैंने कहा चल आज से तू मेरा बकरा। उसको मैंने घुमाया, बेचारे को गले में रस्सी बांध के। उसकी अम्मी आई, उसकी अम्मी ने मुझे इतना मारा और मेरे घर पे लेके गई मुझे कि देखें आपके बेटे ने ये मेरे बेटे के साथ किया, उसका सांस बंद हो गया। तो फिर मेरी अम्मी ने जो है वो फिर मुझे, इस तरह की सिचुएशंस होती थी। कभी किसी को तंग कर दिया, तो वो मान कैसे गया बकरा बनने? वो बेचारा थोड़ा कमजोर था, मैं थोड़ा हेल्दी था। तो मैंने उससे गले में बांधी रस्सी, मैंने चल तू मेरा बकरा। और क्या उम्र थी ये? होगा मैं को उस टाइम पे 8 साल 9 साल का। मैं बहुत मोटा तो ये था। दिमाग में कहाँ से आई कि मैं ये कर सकता हूँ? बस शरारती और क्या करते थे इस तरह की शरारत? और क्या करते थे, और तंग वो करते बचपन थे में वो? एक छर्रे वाली गन आती थी। हाँ। अब वो छर्रे वाली गन पकड़ के मैं बैठ जाता था बाहर। अब जो जा रहा है बैठा उसको छर्रा, जो जा रहा है ठा उसको छर्रा। बस ये तो ये गन कैसे मिली थी? छर्रे वाली गन मिलती है ना ईद पे, जो ईदी जमा होती थी, उससे मैं छर्रे वाली गन ले आता था। टॉयज होते थे बेसिकली। अब अम्मी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ले आया छर्रे, बैठे में जो जा रहा है उसको पीछे से फायर। अच्छा, ये तो एक छर्रे वाली गन खरीदी ईदी से, और क्या क्या खरीदा ईदी से? ईदी से छर्रे वाली गन लेते थे, और तो ईदी से इतना कुछ नहीं करते थे। अम्मी को दे देते थे, ले लेते थे अम्मी और रख लेती थी। फिर वापस मिलती थी ईदी? बस नहीं नहीं? ये होता था कि जब चाहिए हो तो ले लेना, और जब चाहिए थे तो बोलते थे हाँ जी क्या करना है, जो मुझे आइसक्रीम खानी है 20 रुपये। वो ईदी जमा होती थी 2000 3000, उसमें से 20-30 रुपये निकलने तो क्या पता चलता। तो अम्मी ने कभी अकाउंट बनाया था कि ये बच्चों की ईदी है, और फिर जब बड़े हुए तो? वो रोलिंग में चली जाती थी। अच्छा, तो क्या ख्वाब देखते थे बैठ के, क्या सोचते थे मैं क्या करूँगा? अच्छा, मेरे हवाई जहाज होंगे या मेरी बहुत सारी कार्स होंगी या? नहीं, मुझे कभी भी जो है ना वो हवाई जहाज और बहुत सारी कार, मतलब मेरी इस तरह से पर्सनैलिटी है कि मुझे बहुत, कुछ लोग होते हैं ना जिनको होता है यार मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ, मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे पास बंगला गाड़ी सब। मुझे कभी भी इन चीज़ों का शौक नहीं है। मेरे लिए जो खुशी है वो, मेरे लिए खुशी है रिश्ते। मतलब कि मुझे गाड़ियों से खुशी नहीं मिलती। अगर मुझे कोई बोले ना यार ये गाड़ी आप ले लो आप, मुझे उससे खुशी नहीं मिलेगी। कोई मुझे बोले ना यार एक छोटा सा जेस्चर ऑफ हैप्पीनेस वो हो कि मतलब मेरे साथ कोई दोस्ती कर ले, या मेरे साथ कोई ऐसा काम करे कि मुझे उससे रिश्ता कोई इस तरह का हो। जैसे अब एमन है, मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू हैं, मैं इनके साथ बैठ के खुश हो जाता हूँ। मैं इनके साथ मैं ये नहीं प्लान करता कि यार मैं कहीं वहाँ मैं बंगले में बैठा हूँ। मैं अगर अपने घर के छोटे से वाले कमरे में बैठा हूँगा ना तो भी मैं खुश हूँगा। मुझे रिश्तों से खुशी मिलती है। अब शुरू में जब मैं छोटा था उस टाइम पे मेरा हमेशा से था कि मैं जी फौजी बनूंगा, बड़े होकर मैंने आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है।
फिर जब फर्स्ट ईयर में आया मैं, तो किसी ने बोला भाई आर्मी में तो घर से बहुत दूर जाना होता है और घर पे आप नहीं रह सकते। तो फिर मैंने यार फैमिली से तो मैं दूर नहीं जा सकता, तो मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर मैंने पुलिस में जाना है, पुलिस में जाना है। फिर किसी ने बोला भाई पुलिस ज्वाइन नहीं करो, ये इसमें बहुत मसले हो जाएंगे, इसमें भी आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। तो फिर मैंने बोला यार क्या करूँ फिर ऐसा, फिर मैंने एक्टिंग कर लेता। तो जब मैं वहाँ से होके आया ना, मैंने यार मुझे भी यही करना है, मुझे यही काम करना है, मुझे एक्टर बनना है। ये एक्टिंग कहाँ से ख्याल आया? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये हुआ इस तरह था कि सेकेंड ईयर में मैं था, तो एक मेरा फ्रेंड था, तो उसने मुझे बोला एक जगह शूट हो रही है, मैं तुम्हें शूट दिखा के आता हूँ। मैंने चलो देखने चलते हैं। अब मैं गया शूट देखने के लिए, तो एक कमर्शियल शूट हो रहा था, एहसान रहीम डायरेक्ट कर रहे थे उसको, और ये बात है तकरीबन कोई 10 साल पुरानी है। तो शहरी उस वक्त जो है वो नया नया इंडस्ट्री से ज्वाइन की थी, शहरोज सजवारी, तो यूफोन के कमर्शियल्स करता था वो सारे। तो शहरोज का शूट चल रहा था, अहमद भी था उसके अंदर, अहमद अली, और सादिया गफ्फार थी, अतीका वडो साहिबा थी। तो मैं गया, फेयर हॉल में उसकी शूट हो रही थी, तो मैंने शूट देखी। तो शहरी को मैंने देखा, मैंने यार अच्छा, उसको मैंने पहले भी देखा हुआ था कमर्शियल में तो मेरे लिए वही मेरे दिमाग में था यार स्टार है, शहरोज सफारी है ये। तो मैं उसके साथ मैंने सेल्फीज़ ली, पिक्चर्स ली। तो शहरी का इतना पोलाइट नेचर था, अभी भी वो इतना अच्छा है, इतना पोलाइट है। तो जब मैं वहाँ से होके आया ना, मैंने यार मुझे भी यही करना है, मुझे यही काम करना है, मुझे एक्टर बनना है, मैंने कमर्शियल करना है। क्योंकि उस टाइम पे मैं देखने गया हुआ था, और मैंने जब वो देखा वो सब चीज़ें होती हैं, और इतना आपको जब आप पता है आपको कमर्शियल में कैसा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है एक्टर को, मैंने यही काम करना है, मैंने एक्टर बनना है। बस वो दिन था और आज के दिन। तो क्या किया उसके लिए फिर? उसके लिए सबसे पहले तो मैंने बहुत, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ा बैरियर ये था कि मेरी पूरी फैमिली के अंदर कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से कोई रिलेटेड ही नहीं था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये एक बैरियर था। सबसे पहले तो पूरी फैमिली को मैंने बताया कि जी मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि हमारी पूरा ख़ानदान एक बिजनेस फैमिली है, सब बिजनेस करते हैं, चाचा ताया अब्बू सब। सबसे पहले तो मैंने एक्टर बनना है। तो अब्बू ने बोला इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि ये फील्ड कैसी है, और आपको पता उस टाइम पे इतने फंड्स भी इन्वॉल्व नहीं थे इसके अंदर। तो अब्बू ने बोला कि यार ये इस काम में तुम्हें जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा काम करने का, इससे अच्छा तुम बिजनेस कोई स्टार्ट कर लो, उसमें तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैंने नहीं, मुझे यही काम करना है। तो अब्बू ने बोला ठीक है फिर करना तो कर लो, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे अपने अब्बू की थी, उसके बाद मेरे ताया अब्बू की थी, वो मुझे लेके जाते थे। अब्बू ने मुझे गाड़ी दी हुई थी उस टाइम पे। मैं मतलब मेरे सारे सोशल ग्रुप के अंदर सिर्फ मैं अकेला होता था हमेशा से जिसके पास गाड़ी होती थी, जिसके जेब में पैसे होते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैड। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम जाओ, कभी भी कहीं जाना होता था ना मुझे ऑडिशन के लिए, अब मैं बोला अब्बू मुझे जाना है, अच्छा ये इतने पैसे पकड़ लो, ये पेट्रोल के पैसे पकड़ लो, गाड़ी ले जाओ, कोई इशू नहीं। फिर मेरे ताया अब्बू की मुझे बहुत सपोर्ट थी, मुझे हर जगह लेके गए, उनके जो जिनको जानते थे वो लेके गए, लेकिन कुछ बात बन नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं सही जगह पहुंच नहीं पा रहा था ऑडिशन के लिए। मैं दे रहा था लेकिन वो जगह ही सही नहीं थी। फिर मेरे एक फ्रेंड है वजी, उसके फादर है सईद शाहरान, उनका वो अभी अमेरिकन ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंट्री हेड है मार्केटिंग में। तो मेरा दोस्त था वो यूनिवर्सिटी में, तो उसको पता था यार ये मेरा दोस्त बेचारा घूमे जा रहा है, इसका कुछ बन नहीं रहा कुछ। तो उसने अपने अब्बू को बताया, उसके अब्बू ने मुझे कॉल की, बोला बेटा आप आ जाओ मेरे पास। मैं गया, फिर वो अंकल मुझे, मैं उनको इतना रिगार्ड करता हूँ आज भी, कि उस टाइम पे जब मैं कुछ भी नहीं था और मेरे पास ना मतलब कि कोई मुझे नहीं जानता था, उस टाइम पे अंकल मुझे साथ ले लेके जितने प्रोडक्शन हाउसेस थे उनके ऑफिस में जाते थे। उस टाइम वो मार्केटिंग के हेड थे, तो उनके कॉन्टैक्ट से वो मुझे खुद लेके जाते थे, खुद हर संडे को हर टैलेंट एजेंसी में अंकल मुझे लेके जाते थे खुद। और मेरे फ्रेंड के डैड थे, तो उन्होंने मेरे साथ इतना उन्होंने मेरा साथ दिया। तो उसके बाद 3-4 महीने हमने ऑडिशंस दिए एग्जेक्टिवली, तो फिर सिलेक्शन हो गई, सिट्रस चैलेंज में गया। ANB प्रोडक्शन उस वक्त बहुत चल रहा था, रूज पे था, तो वहाँ पे मैंने एक ऑडिशन दिया, तो मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ पे, तो एक प्रोजेक्ट मिला। उसके बाद अच्छा पहला ड्रामा जब मैंने किया समीना जी, वो करने के 2-3 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि पहला ड्रामा मैंने किया वो बहुत अच्छा चल गया, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा ड्रामा ही नहीं मिला। तो मैं किसी ने मुझे बोला यार आप एक कर लोगे ना तो आपका सर्कल बन जाएगा। अब मैं एक करके मैं घर पे बैठा, मैं यार कोई कॉल ही नहीं आ रही, तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आज मुझे समझ में आता है कि
एक प्लानिंग तो वो थी जो मैं कर रहा था, एक प्लानिंग वो थी जो मेरा अल्लाह कर रहा था मेरे लिए, और वो प्लानिंग बिल्कुल सही थी। अच्छा वो मुझे उस टाइम पे कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो मेरा लास्ट सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया है। अब यही इन्हीं चीज़ों से आपको पता चलता है कि देयर इज़ अ फोर्स जो आपको गवर्न कर रही है। जैसे ही मैंने मेरा सेमेस्टर लास्ट कंप्लीट हुआ है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, मुझे कॉल, जी आप आ जाएं, एक सीरियल है, एक सीरियल की कॉल, दूसरे सीरियल की कॉल, तीसरे सीरियल की कॉल, बैक टू बैक कॉल्स आई हैं। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और मैंने फिर जो है वो तो ये कैसे पता था कि मुझे ये एक्टिंग करना आती है? बचपन से ही जो है वो मेरा नेचर ही ऐसा रहा था कि मैं एक तो बहुत कॉन्फिडेंट था। पूरे स्कूल में कभी भी कोई अगर टैबलो परफॉर्म करना होता था या कोई भी एक्ट परफॉर्म करना होता था, तो सबसे पहला जो नाम आता था भाई मुनीब भट्ट को बुला लो क्लास 4C से। कोई भी इस तरह का कोई जो ऐसी चीज़ होती थी कोई भी, तो सबसे पहले मेरा ही नाम आता था। तो मैं बचपन से ही कर रहा था, कॉन्फिडेंट बहुत था चीज़ों में और बहुत ब्लंट था, बड़ा और इन तरह की डांस हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, इन चीज़ों में बहुत एक्टिव था। तो मैंने चलो एक दफ़ा ट्राई करते हैं। बात जब मेरा पहला प्रोजेक्ट था, वो जब मैंने देखा, मैंने यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, उफ इस मैं तो नहीं कर पाऊंगा एक्टिंग। जब मैं पहला एडिट पे मैं देख के आया, मैंने मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। अब मुझे कुछ मैंने ग्रेजुएशन किया एडवर्टाइजिंग में, तो उस वक्त मेरे सेकंड सेमेस्टर चल रहा था। मैं कोई जॉब ही करूँगा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, जब मैं एडिट पे देख के आया। बट जब वो चला, लोगों को अच्छा लगा, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने जो मुझे चीज़ इतनी बुरी लग रही है वो लोगों को पता नहीं कैसे अच्छी लग रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देख देख के लोगों को कर करके प्रैक्टिस से खुद ही हो गया। कोई है कोई मेंटोर इसमें जो बताता है, जिससे पूछते हो? आपका ड्रामा था मेरी साथ सर हैं बेनिशाम, फैसल भाई थे उसमें, समीना जी थी। वो ड्रामा मैंने कोई 3 दफ़ा देखा और मैं बार बार देखता रहता था। आपके ड्रामे होते थे और बाकी जितने हमारे सीनियर एक्टर्स हैं। मैंने फिर क्या किया कि क्योंकि सीखने का कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तो था नहीं, तो फिर मैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस और दूसरों के काम को देख के सीखना शुरू हो गया। फिर मैंने यूट्यूब पे एक्टिंग ट्यूटोरियल्स निकाले, तो फिर मैं ड्रामे देखना शुरू हुआ। यूट्यूब पे बैठ के सिर्फ ड्रामे देख रहा हूँ, मूव्स देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं, दूसरे एक्टर्स का काम देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर उनको देख देख के मैंने सीखा कि अच्छा अगर आपने रोमांटिक सीन करना है तो उसमें ऐसे आपने देखना है, अच्छा अगर आपने इमोशनल सीन करना है तो आपने उसमें ऐसे रिएक्शन देने हैं। तो दूसरों के काम से भी मैंने सीखा। और उसमें सारे एक्टर्स हैं उस टाइम पे जो जिनके प्रोजेक्ट चल रहे थे, फहद भाई कर रहे थे प्रोजेक्ट उस टाइम पे, फैसल भाई के ड्रामे आते थे बहुत ज़्यादा, नुमान भाई के आते थे, सबके ड्रामे मैं देखता था। और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते थे बहुत? अपनी स्क्रिप्ट दिल से बार बार पढ़ते हो? अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता था ना, तो अभी भी कब जो सबसे पहले तो मुझे एक एक्साइटमेंट होता था, अच्छा मुझे एक ड्रामा ऑफर हुआ है। घर पे मैं स्क्रिप्ट लेकर आता था, अम्मी को दिखाता था, अब्बू को ये देखो मुझे ड्रामा ऑफर हुआ है ये वाला। और फिर मैं कैरेक्टर पढ़ना शुरू करता था, फिर बैठता था उसके ऊपर, उसको कैरेक्टर को बनाता था। लेकिन उस टाइम में बहुत छोटे कैरेक्टर्स होते थे। मतलब मैंने स्ट्रगल किया है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन मैं उठाऊँ और चलो कल से मैं जो है वो एक्टर। मैंने स्ट्रगल किया है, मतलब इस मुकाम पे आने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। और मैं सबको यही बात कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो, तो अपने आप को जब कोई भी प्रोडक्ट होता है मार्केट में आता है वो, तो जो कंपनी होती है वो प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाती है कि वो मार्केट में स्टैंड आउट करता है। तो इसी तरह आप एक प्रोडक्ट हैं, आप अपने आप पे काम करो, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने टैलेंट को इतना एक लेवल पे ले जाओ, और अपनी फिटनेस को भी। वही तो सारी चीज़ें एक साथ साथ चलती हैं। तो मैंने खुद पे बहुत काम किया। ये तो क्या चीज़ रखे हुई थी तुम्हें इस काम में, जबकि इतनी जिसको कहते हैं ना इंतज़ार इतना कर रहे थे? और मैं समझती हूँ कि कहीं आया होगा ख्याल कि नहीं कोई काम नहीं आ रहा तो शायद मेरे लिए नहीं है। तो क्या चीज़ तुम्हें पकड़े रखे, जिस उम्मीद को जिसे कहते हैं ना कि एक दिन सही हो जाएगा? उम्मीद मेरी जो थी वो ये थी कि कभी भी आप अगर किसी काम में दिल से सच्ची नीयत से अगर आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो अल्लाह आपको उसका ज़रूर आपको रिवॉर्ड करता है। तो मैं मेहनत करता था अपने काम में और सही नीयत से करता था कि मुझे ये काम करना है और मुझे एक्टर बनना है। तो मैं जब तो नाउमीद नहीं हुए थे? नहीं, कभी नहीं। और अब्बू क्या कहते थे कि डोंट वरी? मैं इसी बात में यही आपको कह रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा जो मैं थैंकफुल हूँ अपने घर वालों को, मेरे अब्बू का, जिन्होंने मुझे हमेशा ये बात बोली हुई थी कि जब भी बेटा आपको कभी ऐसा फील हो ना कि मेरी दाल नहीं गल रही,
कोई इशू नहीं है, बिजनेस है, वापस आ जाना, हम तुम्हें कोई छोटा सा काम स्टार्ट करके दे देंगे। तो मैं मेंटली बहुत रिलैक्स था और मेरे पास मतलब सारी चीज़ें थी ना, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वो सब देखते थे और सारी चीज़ें मेरे साथ थी, गाड़ी भी हो गई, ये सब चीज़ें थी, तो मैं बहुत ईजी था, तो मैं किए जा रहा था काम। और तो जब कभी बहुत लोग इजी होते हैं वो शायद इतनी मेहनत भी नहीं करते, पर तुमने मेहनत की, ये तो अमेजिंग ना कि सब कुछ है मेहनत है ना आपके पास, यू हैव एवरीथिंग टू फॉल बैक ऑन, आपके पास है, घर है, गाड़ी है, आपके पास आपकी जेब में कैश भी है और जिम्मेदारी भी नहीं है, और फिर भी तुम लगे रहे। दैट्स अमेजिंग, यूजुअली लोग नहीं करते इतनी मेहनत। हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा से, मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहला कमर्शियल किया ना, हाँ, उस टाइम पे मेरी पॉकेट मनी थी कि तकरीबन 1000 रुपीज़, और अब्बू से गाड़ी के पेट्रोल के रोज़ के 300 मिल जाते थे। पहला कमर्शियल मैंने किया, अब मैं बैठा हूँ सिटी सैलड में, तो वो मुझे बोला सर आप अपना बैंक अकाउंट बता दें। मतलब बैंक अकाउंट, मेरे पास बैंक अकाउंट होता ही था उस टाइम पे, एक ही बैंक अकाउंट था, वॉलेट, उसी में पैसे होते थे बस। तो मुझे बोले सर अपना बैंक अकाउंट बता दें। ना अकाउंट क्यों यार, आप मुझे कैश पे कर दें। बोला नहीं, जब अमाउंट बड़ा होता है तो फिर हम चेक बनाते हैं। तो उसी का बोला, मैंने व्हाट, क्या अमाउंट बड़ा? तो उसने पैसे मुझे ला के दिए, तो वो 30,000 रुपीज़ थे। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले 30,000 रुपये और 1,000 रुपये हफ्ता मिलता है मुझे उस टाइम पे। 30,000 का चेक मुझे मिला, मैं तो खुश मिला यार, मैंने कुछ किया ही नहीं, एक दिन की शूट 6 घंटे में आई वॉज फ्री एंड 30,000 रुपीज़, मुझे तो यही काम करना। तो जब कैश लिया निकाला तो क्या किया था? अकाउंट खोला? फिर चैरिटी, सबसे पहले क्या किया पैसे? Charity. सीरियसली? जी, सबसे पहले जो मेरा, यही मैं आपको बताने लगा था कि जो पहला मेरा चेक आया, मेरे माइंड में ये था कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, इसको मैं ये करूँगा। पैसे आए, हाँ। अब उन्होंने चैरिटी। दैट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज यूजुअली अपनी माँ को जाके लोग देते हैं, अपने वालिद को देते। उसमें से कुछ पार्ट मैंने घर पे भी दिए, बट सीधे सीधे चैरिटी, वो तकरीबन 80-90% उसकी पूरी उसकी 20-25। यानी अब्बू ने चाहा कि तुम अपने पहली आमदनी से चैरिटी करो। हाँ, मतलब हमने उसको जो है वो नहीं, हमने शायद किसी को खाना खिला दिया था, इस तरह की कोई मैंने काम किया था ना 7 साल पहले। मुझे लगता है कि आज जो मैं जिस पॉइंट पे, और जो मैं ये सब जो अल्लाह ताला का इतना करम है, वो सब मुझे लगता है कि बस वो जो पहली मेरे माइंड में चीज़ पड़ी ना, कि जो पहला चेक आया और मैंने उसकी चैरिटी कर दी, और वो आज तक मेरे दिमाग में है कि जब भी मुझे कोई पैसे मिलते हैं ना, तो उसका एक सर्टेन अमाउंट मैं लाजमी देता हूँ। हाँ। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कभी मुझे कोई इस तरह का इशू हुआ, फाइनेंशियल इशू। तो मुझे लगता है कि ये इसी वजह से है कि जो मैं कमाता हूँ उसमें से मैं अल्लाह ताला की राह में पैसे खर्च कर देता हूँ। तो मुझे क्या कभी 3 issue नहीं हिस्से होता। करते हो, 4 हिस्से करते हो, क्या करते हो? नहीं, देखते हैं कि ऐसी कोई बंदा आ गया, किसी को ज़रूरत है, या कोई इस तरह, बहुत, अब मैं इस हाँ, तरह ठीक है, नहीं मैं समझ बताना गई। चाहूँगा, मतलब हाँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह, उसको कर लोगों देता को पढ़ा देना या लोगों की हूँ। मदद इस कर तरह देना। बहुत सारी हाँ। चीज़ें होती हैं, इतने सारे, आपको पता है हमारे सोसाइटी में लोग हैं, कोई भी आ जाता है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, बहुत अच्छा नसीब है मेरा कि लोग मेरे पास आ गए, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं इसकी हेल्प कर सकूं। तो मैं कितना जो है वो लकी हूँ इस मामले में कि अल्लाह मुझे सेलेक्ट कर रहा है अपने बंदों की हेल्प करने के लिए। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, और कभी इस तरह का फाइनेंशियल इशू कभी नहीं हुआ, अल्लाह शुक्र। मुझे कढ़ाई बना लेता हूँ मैं, अंडे बना लेता हूँ, ऑमलेट, और भी बहुत सारी चीज़ें। अपने लिए क्या चीज़ खरीदते हो? अपने लिए या पहली दफ़ा क्या लिया था अपने लिए? कपड़े, परफ्यूम, शूज़, वॉच, बस। और अम्मी के लिए? अम्मी के लिए भी कपड़े। अम्मी को जो है ना, मेरी बहुत सादा है, सही है। अम्मी मेरी जो है ना, वो अपने ऊपर खर्च ही नहीं करती पैसे। तो शुरू में मैं अम्मी को जो है वो कभी कुछ ला के दे दिया, कभी कोई गिफ्ट ला के दे दिया, वो भी मैंने अम्मी को ला के दिया। तो वो भी जो, अगर मैंने अम्मी को कोई सूट एक अच्छा सा ला दिया, कोई अच्छा ऑन का जोड़ा ला के दे दिया, वो अम्मी ने मेरी बहन को दे दिया, वो मेरी अपना पप्पू को दे दिया, इसको दे दिया। अरे मैंने, अम्मी आप अपने लिए बनाए, आपको ला के देना। नहीं, मेरे पास तो है। अम्मी मेरी बहुत क्या लेके दिए? अब्बू को अब लेके दूंगा वहाँ से वापस जाके। सोच रहे हो क्या दिया जाए? अब्बू को तो छोटी मोटी चीज़ें देते रहते हैं। अच्छा। अब्बू को बेसिकली जो वालिद होते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। तो वालिद के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है टाइम, चीज़ नहीं होती। हाँ। हमसे ज़्यादा चीज़ें उनके पास हैं यार, हमें चीज़ें देने वाले ही वो हैं, उन्हीं की बदौलत आज हमें है। उनको चीज़ जो सबसे ज़्यादा चाहिए ना, वो चाहिए टाइम। तो मैं वक्त देता हूँ अपने घर में,
वक्त का जो तोहफा है ना वो मैं अपने वालिदैन को देता हूँ। रोज़ आना, रात को पैकअप होता है तो घर पे जाता हूँ, 2 घंटे उनके साथ बैठता हूँ, 2.5 घंटे बातें करता हूँ, कुछ अपनी सुनाता हूँ, कुछ उनकी सुनता हूँ। कभी कभी तो अम्मी अब्बू भी बोर हो जाते हैं, भाई कितनी दफ़ा ये स्टोरी सुनाएगा। मैं 3-4 दफ़ा एक ही सेम स्टोरी सुना देता हूँ। अम्मी की गोद में लेटते आज भी? हाँ, तो हम एक ही रूम में बैठे होते हैं रात में, तकरीबन हर रोज़ हम लोग रात में खाना खा के और हम एक ही रूम में आ जाते हैं, फिर बातें करते हैं। गेम्स खेलते हो? हाँ, गेम भी खेलते हैं। हाँ, लूडो खेलते? हाँ, लूडो। चीटिंग कौन करते है? मैं सीरियसली? तो और पकड़े भी जाते हो? पकड़ा कभी कभी जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर निकल जाता हूँ। तो किस तरह करते हो, मतलब किस तरह चीटिंग करते हो? बस एक इस तरह डाइस मारा और एक गोल ऐसे पीछे से टाइप कर ली, ये तो मेरी जो है वो फ्री हो चुकी है। इस तरह बट इतनी मैसिव चीटिंग करता हूँ कि मतलब किसी को पता ही नहीं चलता। हंसाता कौन है फैमिली में? मैं मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा जो है वो हाँ। हाँ अच्छा है, तो मैं ही सब पे जो चुगते लगाता रहता हूँ। हाँ, तो फेमस होते हैं ना जो कश्मीरी फैमिली के लोग पूरी होते हैं। फैमिली का ही बेसिक मैं अपना है क्या ना? बताऊँ, मेरा हाँ। क्या, मेरे अब्बू का, भाई का, ताया ताया, सबके सेंस ऑफ ह्यूमर है ना? इतने वो कहते हैं ना बारीक लोग होते हैं हाँ, ना, मतलब बिल्कुल। हमारे वो हैं इतने बारीक, ऐसी कॉमेडी करते हैं। और अभी तो नई नई शादी हुई है तो अभी हेमन अभी आई है तो उसने देखना शुरू किया, बोला यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इतनी बारीक कॉमेडी करते हैं और ऐसे एक दूसरे को पॉइंट जो है वो स्कोर करते हैं। मतलब हमारी महफिल में अगर आप बैठ जाएं कभी कोई दावत में, तो आप बंदा हंस हंस के जो है वो उसके दर्द हो जाए चीख। खाना कौन बनाता है? अच्छा, अब्बू, अम्मी या तुम? अब्बू नहीं बनाएंगे। अब्बू हमारे खाना, अब्बू मेरे हलवा बनाते हैं बहुत अच्छा गाजर का, लेकिन अम्मी बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं। क्या खाना? खाना हर तरह का? हर तरह का खाना, हमारे घर का खाना तो फेमस है अम्मी के हाथ का, क्योंकि अम्मी पिछले 27-28 साल से जो है वो घर अम्मी ने संभाला है। तो अब वो इतना उनके हाथ में टेस्ट आ गया है, बना बना के कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो हमारी मेरी जो छोटी मेरी छोटे भाई की जो वाइफ है, मेरी भाभी है, वो भी अब नया नया बनाना स्टार्ट किया है उसने। बट जिस दिन अम्मी ने बनाया होता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये अम्मी के हाथ पे खाना बना है, क्योंकि उसका तो टेस्ट अब्बू किस चीज़ का हलवा बनाते हैं? गाजर का। रियली? हाँ। और बेहतरीन, वो जो एक खास तरीके से बनती है गाजर। अभी पिछले दिनों बनाया हुआ था तो मैं बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा था, फिर शादी में बहुत मोटा हो गया था तो मैंने मिस कर दिया, वरना वो हलवा तो बनता है, तो हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी फैमिली में, अपने सारे इन लॉज में जाता है। और वो साल में एक दफ़ा बनाते हो? नहीं, जब गाजर का सीजन आता अच्छा। है, अच्छी बड़ी गाजर नहीं होती तो उस टाइम बनाते हैं। और तुम क्या बनाते हो? मैं सब बना लेता हूँ। मतलब रेसिपी निकाल के गूगल से तो सब कुछ भी बना लेता हूँ, लेकिन वैसे मुझे शौक है खाना पकाने का? हाँ, मुझे कढ़ाई बना लेता हूँ, मैं अंडे बना लेता हूँ, ऑमलेट, और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉर्न्स, सब चीज़ें। अच्छा। तो ये नहीं है ना तुम्हारे घर में कि ये सिर्फ औरतों का काम है और ये मर्दों का? नहीं, सब मिलके? हाँ, और ये हमेशा से? मतलब कभी अगर मुझे भी भूख लग रही होती है रात में, अक्सर में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे रात में सोते से पहले भूख लग जाती है। अब मुझे भूख लग रही है तो फिर हम दोनों ही जाते हैं किचन में, हम खाना बना लेते हैं अपने लिए और फिर हम खाते हैं उसको। सो ये ऐसे हो कि औरत और मर्द बराबर है, ऐसा था घर या नहीं? नहीं, ये मर्द है और ये? नहीं, देखिए कुछ जगहों पे ना, ये मेरी अपनी भी एक आइडियोलॉजी है कि कुछ जगहों पे आपको जो मर्द होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना ड्यू होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में है कि मर्दों को औरतों पर फजीलत है। कुछ जगहों पे राइट्स दोनों की इक्वल है, लेकिन अच्छा। कुछ जगहों राइट्स दोनों की इक्वल है, ओके। लेकिन कुछ जगहों पे मर्दों को फजीलत है, अल्लाह ताला ने दी है, तो उसको आप झुठला नहीं सकते। तो वो रिस्पेक्ट आप पे ड्यू है। मतलब अगर और मर्द पे क्या फर्क? मर्द पे ये जो औरतों की इज्जत है, औरतों को रिस्पेक्ट देना, उनको मुकाम देना, वो हम मर्दों पे फ़र्ज है। वो अब अगर मेरी वाइफ है तो शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, आई एम नॉट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उसके हर जो उसकी ज़रूरियात हैं, उसकी हर जो चीज़ की उसको ज़रूरत है, उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जो चीज़ की ज़रूरत है फाइनेंशियली, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सिचुएशन है मेरी भी, मैं भी यही सोचता हूँ। और ये अब्बू और तुम, ये अब्बू बात करते थे तुम लोग
खाने की मेज़ पर बैठ के डिस्कस होता था, ये तो बच्चों को देखिए, समझाया जाता ये था। तो एजुकेशन है। और मेरा खुद अपनी जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन मेरी अपनी है, कुछ मैंने पढ़ा हुआ है। कुरान शरीफ मैंने पूरा माशाल्लाह से तर्जुमे के साथ सुना हुआ है। सूरह निसा अगर आप उसको सुने तो उसके अंदर पूरा सिस्टम बताया हुआ है कि आपने किस तरह अपनी जो वाइफ है उसको किस क्या क्या आपने हुकूक देने, क्या उसके औरत के हुकूक है। मैंने वो सब मुझे पता है कि जब मेरी शादी हुई थी तो शुरू के 10 दिन में मैं करता ही यही था कि जैसे अपना फर्स्ट सिपारा लगा लिया मैंने, और उसकी पूरी उर्दू ट्रांसलेशन सुनता हुआ शूट पे जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ तो सेकंड सिपारे की सुनता हुआ जा रहा हूँ। तो इस तरह 10-12 दिन में मैंने 30 सिपारे मुकम्मल कर लिए। तो मैंने पूरा कुरान शरीफ सुना है उर्दू में। तो मुझे पता है कि इस्लाम में, और मैं आपको बताऊँ संजय जी, हमारा जो रिलीजन है ना, कुरान शरीफ अगर आप एक दफ़ा पूरा सुन लें आपको सब पता चल जाएगा ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। बेस्ट वे ऑफ लाइफ है कुरान शरीफ के अंदर, हर चीज़ मेंशन है। तो औरत के जो हुकूक हमारे रिलीजन में है, मैं समझता हूँ शायद और किसी रिलीजन में इतने हुकूक ना हो जितने औरत के हमारे रिलीजन में, लेकिन अगर सही तरीके से उसको फॉलो किया जाए। क्या बदल गया शादी के बाद? मैं कैसे बदले? मैं ऐसे बदला कि पहले मैं बहुत मतलब कि दोस्तों में बहुत ज़्यादा उठना बैठना और दोस्तों में जाना बहुत ज़्यादा, और लाइफ में बस चिल सीन था। मैं शादी की बात, अब मुझे पता है कि एक कोई है जो घर पे मेरा वेट कर रहा है, जिसने खाना नहीं खाया जब तक मैंने नहीं जाना। तो अब जैसे ही मैं फ्री होता हूँ जिम किया, फ़ौरन मैं घर, कोई दोस्त मुझे बोलता है ना आज यहाँ आ जाओ हम बैठे, बोलता नहीं यार मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अब काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, इंडस्ट्री के भी मेरे दोस्त हैं, तो वो मुझसे ही इरिटेट होना शुरू हो गए। बोले यार तू कैसा बंदा, तुम इतना चेंज हो गए, मतलब शादी की हो गई तो तुम तो ऐसा लग रहा है कैद हो गए। मैं नहीं, कैद की बात नहीं है। अब एक जाहिर सी बात है, कोई अगर आपका पूरे दिन वेट कर रहा है तो उसने एक्सपेक्ट किया होता है कि यार मेरा अभी हस्बैंड आएगा, अभी वो आएगा। तो अब मैं लेट जाऊँ 12 बजे 1 बजे तो वो बेचारी घर पे वेट करती रहे। तो मैं खुद से कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द घर पहुँचूँ, और फिर जब घर पहुँचता हूँ तो फिर वो एक माहौल ही इतना अच्छा मिलता है। पहली मोहब्बत कब हुई थी? पहली मोहब्बत हुई थी मुझे फर्स्ट ईयर में मैं था जी, फर्स्ट ईयर में। तो जिससे हुई तो उसको मुझसे नहीं हुई। अच्छा, तो दिल टूटा पता नहीं, था मोहब्बत थी, अट्रैक्शन थी उस टाइम पे, मुझे खुद पता नहीं है। पता नहीं क्या मोहब्बत थी, नहीं पता नहीं क्या मोहब्बत थी उस टाइम पे। देखिए टीन एज होती है 16-17 साल, उस टाइम पे जो भी हो रहा होता है आपको लग रहा होता है बस ये मोहब्बत हो गई। उस टाइम पे कोई लड़की अच्छी लग गई, उसने आपने बातें कर ली, या आपको लगे यार ये कितनी प्यारी है, आपको लगता है यार मुझे इससे मोहब्बत हो गई। जबकि मोहब्बत तो बहुत एक मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो वो 3-4 हफ्ते की जो उनसियत कहते हैं उसको लोग समझना शुरू होते हैं। मैं भी ये समझता था। अब कोई लड़की दूसरी क्लास में अच्छी आ गई, मैं यार कितनी खूबसूरत है, उससे मोहब्बत लग रहा है, मोहब्बत हो गई। अब उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर दूसरी लड़की से मोहब्बत हो गई। मतलब मोहब्बत, अट्रैक्शन हुई मुझे। तो कब पता चला था कि तुम्हें हेमंत से मोहब्बत हो गई है? और कब नजर आई थी और अट्रैक्ट किया था, सारा बताओ। मैं आपको बताता हूँ। एमन के साथ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एमन और मेरी एज में कोई 6 साल का डिफरेंस है। तो जब मैं अपने 5th सेमेस्टर में था तो एमन 10th स्टैंडर्ड में थी। तो हमने एक टेलीफिल्म की साथ। अब हमने टेलीफिल्म की तो उसमें मैंने उसके साथ पिक्चर्स कैप्चर करवाई। तो पता नहीं एक मेरी किसी दोस्त ने बोला यार ये लड़की कौन है। मैंने ये मेरी छोटी बहनों की तरह है, मतलब इतनी छोटी है मुझसे, 10th में थी और इतनी छोटी सी मोटी सी है, बच्ची थी बिल्कुल ना बहुत उस टाइम पे। तो मैंने यार ये तो बहुत छोटी बच्ची है, मेरी छोटी बहनों की तरह है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा था ही नहीं। तो टाइम गुजरता गया, फिर एक और प्रोजेक्ट में एमन मेरे साथ कास्ट हो गई, फिर एक और प्रोजेक्ट में कास्ट हो गई। तो तीसरे प्रोजेक्ट में कास्ट हुई तो तब मैं एक बैड फेज ऑफ रिलेशन से मैं निकला था उस टाइम पे। मैं जैसे ही निकला था तो मैं मतलब 24 ईयर्स ओल्ड था ना उस टाइम पे। तो मेरा था कि यार बस मतलब अब कुछ सीरियस रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि बस अब मुझे शादी, मैं पहले भी यही चाहता था शादी करना, बट वो एक बैड फेज था। तो मैंने सोचा यार मुझे शादी करनी है, मतलब 24 साल एज हो गई है। क्योंकि मेरे हमेशा से माइंड में ये था कि शादी करूँगा, सेटल होऊंगा और ईजी लाइफ गुजारूँगा। तो मैं बोल रहा था यार मैं कुछ करूँ। तो इतने में एमन भी साथ थी। एमन मेरी पहले बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी भी है, लेकिन पहले दोस्त थी मेरी बहुत अच्छी। तो हम साथ ही घूमते थे, साथ ही हम उठते बैठते थे, हर जगह हम साथ घूमते थे।
तो फिर ऐसे ही हम एक दिन आ रहे थे गाड़ी में और एमन साथ बैठी हुई थी, पता नहीं कोई रोमांटिक सा सॉन्ग लगा हुआ था। मैं ड्राइव कर रहा हूँ 12 बजे रात को, उसको घर छोड़ने जा रहा हूँ, बहन मिनाली बैठी हुई है। तो ऐसे ही मैंने उसको देखा, मुझे एकदम एक थॉट आया, मैंने यार बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, यार एमन भी तो है, वाई नॉट एमन, अच्छी तो है, इतनी अच्छी फैमिली उसकी, इतनी अच्छी सब चीज़ें हैं, तो वाई नॉट शी। तो उससे पहले एक दफ़ा इसने मजाक में, मुझसे भी मानती नहीं है, मजाक में उससे पहले इसने मुझसे बोला हुआ था कि ना शादी का, तो मैंने ऐसे ही बताया तुमने बात की थी वो अभी तक वैलिड है कि नहीं, बोल रही है चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। फिर साथ ही बात करते करते जो है वो हमारा, जैसे ही हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ, तो मेरा हमेशा से ये था, मुझे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन होता है ना, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मेरी नज़र में ये है कि यार अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो उसमें ये नहीं है कि मुझे भी टाइम चाहिए, मैं भी देखूंगा, मैं ये करूँगा। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो आजकल बॉयज़ यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं बेसिकली अब्यूज़ करने के लिए। तो मेरा कभी भी वो माइंड नहीं था, मैंने हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट किया, तो मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो मैंने उसको यही बोला कि यार आई लाइक यू, यू लाइक मी ना, ठीक है बात खत्म, मैं अपने घर वालों को आपके घर पे भेज रहा हूँ, आप अपने घर वालों को बता दो ये सही रास्ता है, मुझे गलत रास्ते पे जाना ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कमिटमेंट की वो। उसने बोला ठीक है, उसने अपने घर में बताया, मैंने अपने घर में बताया, मैंने अपने घर में बताया अब्बू को। अब्बू ने बोला भाई कौन है क्या सिस्टम है, मतलब भाई ये है आप चले जाएँ। तो अब्बू बोला ठीक है, हम मेरे घर वाले चले गए रिश्ता लेके, मिठाई लेके, रिश्ता लेके गए तो मिठाई लेके गए साथ, क्योंकि पता था कि लेके ही आएंगे। अच्छा, ये तो फिर कॉन्फिडेंस तुमने दिया होगा ना। हाँ मैंने भी दिया था। उसके अलावा जो एमन के अब्बू थे और मेरे अब्बू थे, वो दोस्ती उनकी हो गई पहले ही जब हमने बताया। तो रिलेशन का बताने से पहले जब हम दोनों, मैं और एमन दोस्त थे, उस टाइम पे मेरे अब्बू और एमन के अब्बू की दोस्ती आपने मिला दिया था। हाँ दोस्ती हो गई थी। तो बस वो दोस्त थे पहले से, तो अब्बू को एमन के अब्बू भी मेरे अब्बू को जानते थे, तो एमन के अब्बू ने, उनको पता था कि यार ये जिनके घर पे ये जा रही है। बहन को जानती थी? नहीं, बहन को तो उस वक्त नहीं जानती थी। अच्छा। लेकिन एमन के अब्बू को मेरे अब्बू से मैंने मिलवा दिया। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे अब्बू से एक दफ़ा वो मिल लेंगे ना तो उनको वो कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे अब्बू कितने अरसे सोचा था ये 3 महीने की 3 महीने प्लान किया था। हाँ 3 महीने प्लानिंग थी, और हम प्लान ही करते थे रोज़ मिलके, हम प्लान करते थे रात पे जब पैकअप हुआ उसका मेरा पैकअप हुआ, हम प्लान करते थे अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से अपने अब्बू की दोस्ती करा देता हूँ, हम इनको साथ जो है वो दोस्त करा दे, फिर मैं अपने अब्बू को बोलूँगा वो बात कर लेंगे इस तरह। तो बस मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे अब्बू से अगर कोई एक दफ़ा मिल लेगा तो फिर वो मुझे मेरे रिश्ते के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरे अब्बू का। तो वो मिल लिए, तो उन्होंने बोला कि इनके घर पे जा रही है तो मैं बेफिक्र हूँ। तो बस हाँ हो, फिर हाँ होगी। फिर क्या हुआ? फिर हाँ हुई तो टाइम हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने, वो एमन यंग थी उस टाइम पे, तो उन्होंने 5 साल बोले, मेरे अब्बू ने 1 साल 5 साल आंटी ने बोले, अब्बू ने बोला नहीं 1 साल। फिर वो करते करते 2 साल 3 साल में बात आई, तो फिर 3 साल की हमारी कमिटमेंट हुई। तो उसके बाद बीच में 3 साल हम क्या करें, अब्बू ने बोला यार क्या करेंगे 3 साल, कैसे वेट करेंगे, मतलब रिश्ता पक्का हुआ और 3 साल इतना। तो बोला चलो कुछ करते हैं यार। 6 महीने गुजरे, तो अब्बू ने बोला यार बोरियत हो रही है ऐसे ही ना बैठे हुए। बोले यार कोई इवेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। हम बहुत कलरफुल हमारे घर वाले ना, मतलब बहुत ही जैसे मतलब समझें कि बहुत मजा कर, बहुत मस्ती करने वाले, बहुत हंगामा करने वाले। मेरी शादी थी तो मेरे घर पे ऐसा माहौल था, मतलब मेरे पूरी जो हमारे आगे पीछे के जो घर बने हुए हैं वो सब यूं थे कि भाई क्या हो रहा है इनके घर में। तो मतलब ऐसी हमारी फैमिली है। तो उन्होंने कहा कि अब्बू ने बोला मंगनी कर लेते हैं, तो हमने बोला भाई मंगनी कर लेते हैं। उन्होंने बोला कर लेते हैं। तो अब जब मंगनी प्लान हुई तो वो मंगनी ही हमने इतनी ग्रैंड प्लान कर ली। वो अब मंगनी आपको पता है यूजुअली क्या करते हैं जी, लड़के वाले आए, अंगूठी पहनाई जी, लिफाफा दिया, मिठाई दी, चलो भाई मंगनी हो गई, रिश्ता पक्का हो गया। हमने बोला नहीं, मंगनी करेंगे ग्रैंड मंगनी करूँगा मैं। अब वो मंगनी हमने ग्रैंड इतनी बड़ी कि लोगों को लगा शादी हो गई। अब मेरे अब्बू को लोग बोले बट साहब आपने शादी कर दी बेटे की। बोला नहीं भाई शादी नहीं है, मंगनी हुई है। बोले यार आपने मंगनी की इतनी बड़ी। बोला हाँ ये हमारी बच्ची की खुशी है, बस हमने कर ली हमारी मंगनी इतनी। अक्सर लोग मुझे जो है वो मंगनी के बाद मुबारकबाद देना शुरू कर, अरे मुबारक हो आपकी शादी। सबको बोलता भाई मंगनी हुई है। सो ये कितने अरसे रही मंगनी? मंगनी फिर हमारी चली 6 जैन को हमारी मंगनी हुई थी 2017 में, और 2018 27 नवंबर को हमारी शादी। कोई फिर वो 3 साल का 2 साल रही मेरी, तो 3 साल का प्लान और ये और 5 साल। मेरा जो रिश्ता पक्का हुआ है
वो 6 दिसंबर, अब आप मुझे डेट्स मुझे कैसे याद है, 6 दिसंबर 2016 को मेरा रिश्ता पक्का हुआ, 6 जैन 2017 में जो है वो मेरी मंगनी हुई, और हाँ मंगनी हुई, उसके बाद फिर अभी हमारी शादी 3 साल चले। इंतज़ार मुश्किल था, मैं तो ईमन को इतना बोलता, मैं बोलो यार जल्दी शादी करें, बोलो यार जल्दी शादी करें। अब वो भी सही थे अपनी जगह पे, वो उनकी जो है वो ईमन छोटी थी, और अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे रिश्ता पक्का हुआ उस टाइम पे शादी हो जाती तो मुझ पर ही केस हो जाता था, तो उसका तो NIC नहीं बना होता।